ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 6 अप्रैल। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। और हाँ, जिस तरीके से मैंने बोला था आपको कि यूपी का करंट अफेयर तो हम यहाँ पे करा ही रहे हैं, और यूपी स्पेशल, जिसमें हम यूपी के इतिहास, भूगोल और यूपी संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि यूपी के जितने सारे एग्जाम होते हैं वहाँ पे यूपी स्पेशल का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो यूपी के इस स्पेशल का भी क्लास आज 9 से 10 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके से हम करंट अफेयर को, एक क्वेश्चन को बहुत सारे आयाम पर पढ़ते हैं, और वो तो फिक्स चीज़ें हैं, यहाँ पे तो वेरी करती हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आप ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत एवं नेपाल के बीच कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ, कौन सा प्रस्ताव जारी किया गया? कौन सा प्रस्ताव है? वो 5 सूत्री कार्यक्रम। क्यों किया गया? ये दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए। अब सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत कैसे किया जाएगा? तो जो संस्कृत अनुसंधान है इसको बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। कौन सी शिक्षा? संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए क्या क्या किया जाएगा? एक तो संस्कृत अध्ययन केंद्र नेपाल में खोला जाएगा, संस्कृत सम्मेलन भी होगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इसके साथ साथ संस्कृत ग्रंथों का प्रकाशन और संस्कृत शिक्षकों का प्रशिक्षण भी कराया जाएगा, जिससे, क्योंकि सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना है ना जी। अगर बात करें कि पहला संस्कृत ग्रंथ कौन है, वो है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक कौन है? वो है पाणिनि। क्या जो शास्त्रीय भाषा है उसमें संस्कृत शामिल है? जी हाँ, अपने पास टोटल 6 शास्त्रीय भाषा वर्तमान में थी, मतलब इसमें थी, बट 3 शास्त्रीय भाषा को और जोड़ा गया 2024 में। आने वाले समय में इसमें 9 हो जाएगा। तो जब 6 था उसी समय संस्कृत इसमें शामिल था। 3 कौन कौन सा जोड़ा जाएगा? एक फारसी, एक प्राकृत और एक पाली। कब जोड़ा गया? 2023 में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने ऐप से लिया हुआ है। हाल ही में डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का किसने लॉन्च किया? अब ये डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी क्या है? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, डिजिटल का कोई होगा, उसमें ट्रस्ट को मतलब इंप्लीमेंट किया जाएगा, है ना। तो किसके द्वारा शुरुआत किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। यह क्या है? इसका उद्देश्य जो लेन देन को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है। जो पेमेंट ट्रांजैक्शन होता है उसको सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है। क्यों विश्वसनीय बनाना? आपको पता होगा इस समय बहुत सारे ऐसे लोन ऐप हैं जो आपको अवैध रूप से आपसे मतलब पूरा डिटेल तो ले लेंगे, फिर आपके साथ ठगा कर देते हैं, है ना। फिर आपको मतलब पैसों को वो अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इन सभी को रोकने के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई के द्वारा डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी DITA की स्थापना किया गया, जो केंद्रीकृत पहचान प्रणाली, जो पूरे को पहचान करेगी कौन लोन देने वाला है और कौन इसको ऋण लेने वाला है, उसके साथ साथ सुरक्षित भुगतान हो इनका। तो इसके लिए एक ऐप विकसित किया गया जिसका नाम है डिजिटा ऐप। ये जितने भी लोन मतलब सत्यापित ऐप है, आप कि ये ऐप सही है या नहीं है, आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। यह इससे लाभ क्या है कि जो ऋण देने वाले लोग हैं, जो ऋण देने वाला ऐप है उसकी पूरी जानकारी रहेगी और ऋण लेने वालों की भी पहचान होगा, जिससे क्या होगा? चुकाने में मदद होगा, सुरक्षित होगा, और अगर चुकाने में सक्षम नहीं है उसके लिए कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा इसके लिए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र वेट लिफ्टर कौन है? देखो, जो ओलंपिक होता है ना, उसके लिए बहुत सारे मतलब आपको रैंकिंग सुधार करना पड़ता है, उसके बाद ही आप ओलंपिक में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ? वेट लिफ्टर में एकमात्र क्वालिफाई करने वाली प्लेयर कौन है? वो है मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर की हैं। ये कौन है? वेट लिफ्टर भारोत्तोलक है, जिसको हिंदी में भारोत्तोलक बोलते हैं। कौन सी कैटेगरी में? 44 किलो वाली कैटेगरी में। अगर बात करें कि और अन्य क्यों इसमें कोई शामिल क्यों नहीं हो पाता, क्या इतना कठिन है क्या? जी हाँ, क्योंकि इसमें न्यूनतम योग्यता इसको MQS जांच होता है, जो कि आपको कैसे बनता है? वो आप राष्ट्रीय कितना प्रतिभाग किए हो, उसमें क्या पोजीशन है, ACI में, ऐसे रैंकिंग में। अगर आपका रैंकिंग सुधार हुआ इन सभी में तो फिर आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। ये जो ओलंपिक है ये 33 नंबर का ओलंपिक है, जो कि पेरिस के फ्रांस में हो गया। 34वां नंबर का ओलंपिक कहाँ पे होगा? लॉस एंजिल्स USA में। जो ये मीराबाई चानू है, इसके पहले जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक, ये कहाँ पे हुआ था? 32वें क्रम का, जापान में हुआ था, जापान की राजधानी टोक्यो में। वहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। फिर आप दुआ करो कि यहाँ पे ये लोग यहाँ पे गोल्ड जीते, है ना। ओलंपिक पदक की बात करें, इस ओलंपिक पदक में सबसे पहले पदक पुरुष में कौन जीता था? और महिला में, पुरुष में KD जाधव, जो कि 1952 में कुश्ती में जीते थे कांस्य पदक। महिला में कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि भारोत्तोलक में 2000 में सिडनी फ्रांस में जो हुआ था, सिडनी
ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था वहां पे उन्होंने कांस्य पदक जीता था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है। ये जो अफार ट्रायंगल है चर्चा में क्यों जानते हो? ये बोला जा रहा है कि आने वाले समय में ये महासागर बनेगा। अब महासागर बनने का क्या प्रोसेस होता है उनके भी समझाएंगे आपको। अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती जो 3 देश है ना, इन्हीं के नीचे ये स्थित है। ये बोला जा रहा है क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक है ना, प्लेट टेक्टोनिक जियोग्राफी में आप डिटेल पढ़ोगे तो यहाँ पे स्थित है। इसको क्या बोला जा रहा है कि आने वाले 5 से 10 मिलियन वर्ष के बाद ये महासागर बन जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि जो दुनिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है उसके क्षेत्रों में से ये एक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 3 टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलते हैं। टेक्टोनिक प्लेट क्या होते हैं? ये 2 प्रकार की, या तो महासागरीय प्लेट होता है या महाद्वीपीय प्लेट होता है। इन सभी का देखो ये 3 प्रकार क्रियाएं होती हैं। इसको समझाते हैं आपको। ये आप पृथ्वी मान लो, ये आप क्या है? पृथ्वी मान लो, नहीं पृथ्वी है ही। इसको 3 परत में डिवाइड किया गया, एक ऊपर का एकदम, एक मिडिल और एक सेंटर। सेंटर में मैग्मा का ये सॉलिड पॉट है और ये क्या है? ये द्रव्य और ठोस भी है। यहाँ से क्या होता है लगातार ये मैग्मा ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ से मैग्मा कहाँ पे जाता है? ऊपर की तरफ। देखो यहाँ पे उठा, ऐसे गया, ऐसे ऊपर की गया और ये ऊपर सतह से लड़के फिर से नीचे चला आया। ऐसे ये गया यहाँ से सतह से नीचे आ गया, ऐसे इस तरीके से यहाँ से गया सतह नीचे आया। तो यहाँ पे 3 क्रियाएं हुई। कौन कौन सी क्रिया हुई? देखो सबसे पहला तो संवहनी धारा के वजह से, संवहन धारा की वजह से ये मैग्मा ऊपर की गया। ऊपर ये सरफेस से जब लड़ा, ये देखो जब यहाँ सरफेस, ये सरफेस है ना, ये सतह है, सतह से जब ये टच किया तो ये लगातार इधर से आपको इधर, मतलब इस सरफेस को इधर इस तरह खींच रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है? इस सरफेस को इधर खींच रहा है। तो जाहिर सी बात है एक समय के बाद यहाँ पे टूट जाएगा, ये सरफेस क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और ये जो मैग्मा है ये ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा तो इसी को ज्वालामुखी बोलते हैं। और क्या क्रिया हुआ? ये इधर से इसको सतह को इधर इधर भेज रहा है और ये क्या कर रहा है? इधर से सरफेस को इधर भेज रहा है। तो यहाँ सरफेस एक दूसरे को मिल जाएंगे तो यहाँ पे पहाड़ों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्योंकि एक नीचे चला जाएगा और एक ऊपर हो जाएगा, तो इससे यहाँ पे पहाड़ों का निर्माण होता है। तो समझ के ज्वालामुखी पहाड़। तो आने वाले समय में हम महासागर कैसे बनेगा? तो जब ये ज्वालामुखी हो जाएगा उसके बाद जब मैग्मा यहाँ पे रुक जाएगा एक समय के बाद, उसके बाद यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर ये महासागर हो जाएगा। तो महासागर यही तो होता है, समझिए क्या? ये जो 3 टेक्टोनिक प्लेट है ये क्या है? यहाँ पे देखो 3 क्रियाएं होती है। एक होता है अपसरण, एक मतलब एक दूसरे अपोजिट जाते हैं। एक होता है अभिसरण जो एक दूसरे को मिलते हैं और एक होता है संवर्धी जिसको एक पैरेलल में मूव करते हैं। तीनों टेक्टोनिक प्लेट कौन है? वो है सोमाली प्लेट, एक अरेबियन प्लेट, एक नुबियन प्लेट। ठीक है जी। ऐसा कैसे होता है? तो पहला कारण तो मैंने बता दिया कि टेक्टोनिक प्लेटों का विस्थापन, क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट है वो प्लेट लगातार मूव कर रहा है। उसके अलावा क्या है? ज्वालामुखी गतिविधियां, ज्वालामुखी हो रहा है, फिर आने वाले समय में उसी गतिविधियों की वजह से तो ऐसा हो रहा है। उसके बाद भूकंप, ये सारी गतिविधियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। हाल ही में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह को मिला? ये जो कार्गो थ्रूपुट पुरस्कार है यह क्या है? तो कार्गो थ्रूपुट क्या है? यह एक निश्चित अवधि में संभाले गए माल की कुल मात्रा है। ये जो बंदरगाह है ना, बंदरगाह में कार्गो थ्रूपुट का मतलब ये हुआ कि जो बंदरगाह पे जितने भी माल उतारे जाते हैं उसको वेट किया जाता है, उसको एक निश्चित समय में संभाले गए माल की कुल मात्रा को कार्गो थ्रूपुट बोलते हैं। इसमें शीर्ष स्थान कौन से बंदरगाह को मिला? वो पारादीप पोर्ट को, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ष सबसे ज्यादा जो माल उतरा वो पारादीप में। पहले हमेशा से पहले नंबर पे कौन रहता था? कांडला बंदरगाह गुजरात, बट ये इसका नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। ये इस बार पीछे हो गया। पीछे होने का कारण क्या है? कि जो पारादीप है ये टैरिफ को सस्ता कर दिया। टैरिफ का मतलब टैक्स को कम कर दिया, तो जाहिर सी बात है ज्यादा जहाज यहाँ पे उतरेंगे। उसके बाद क्या कर दिया? इन्होंने आधुनिकीकरण कर दिया, टेक्नोलॉजी से इसको जोड़ दिया। ये सभी अगर बात करें कितना, तो 145.38 मिलियन मैट्रिक टन। ठीक है जी। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह एक ऐसा स्थान जहां पे जहाज एवं नावें रुकती हैं। अब ये बंदरगाह समुद्र किनारे, झील के किनारे और नदी किनारे भी हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने राजनीति से लिया हुआ है। हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए पीएम कौन बनी? एक कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य है, देखो 2 राज्य, एक कांगो अलग से देश है और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो जो है वो अलग देश है, मतलब 2 देश है। एक है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, जिसको जायरे के नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और एक होता है देश, वो है कांगो। ये कहाँ पे स्थित है? ये अफ्रीकी देश है, ये पास पास ही स्थित है। इनके बीच कांगो नदी है, इस तरफ है कांगो देश, इस तरफ है डीआरसी मतलब जायरे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। इसकी राजधानी है किनशासा
इसको इसकी राजधानी है ब्राजीविले। समझ गए। अभी हाल ही में डीआरसी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? वो है जूडिथ सुमिनवा, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और अभी हाल ही में जितने भी देश के नए नए राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री बने उनको भी देखेंगे। भूटान के भी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने शेरिंग टोबैगो, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नेपाल के पुष्प कमल दहल, बांग्लादेश के शेख हसीना, फ्रांस के गैब्रियल अटल जो कि समलैंगिक गे प्रधानमंत्री हैं और कम उम्र के हैं, सबसे 31 वर्ष के हैं, आयरलैंड लियोडी वार्डरकर। समझ गए। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, यूपी स्पेशल का क्लास मिस मत करिएगा। आप पहला क्लास तो देखिएगा, फिर आपको कंटेंट की क्वालिटी समझ में आएगी। धन्यवाद।